नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर लिखा कि अब बीजेपी के नेता मोदी की बात को मानना बंद कर चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह लिखा कि बीजेपी ने पहले ताली थाली बजवाई, मोमबत्ती जलाई, पटाखे फोड़े और अब वो गाल बजा रहे हैं। संकट का समय है तो अफवाह फैलाना बंद करें। सीएम ने यह भी कहा कि आरोप लगाने से पहले आंकड़े देकर बताएं कि कौन सा बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से बेहतर कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से ये अपील की थी कि टीका उत्सव मनाया जाए। थाली ताली बजाने वाले लोग टीका उत्सव के लिए नहीं निकले। वहीं गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं पहुंचे। बीजेपी के लोगों ने अब मोदी की बात माननी बंद कर दी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संकट से जूझने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जांच और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। अगर हमें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन 1 सप्ताह पहले ही मिल जाए तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की वर्चुअल बैठक अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक को ले रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। विधायकों को कोरोना इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विधायकों को 1-1 महीने का वेतन देने के लिए भी कहा गया है। विधायक निधि से 25-25 लाख खर्च करने का फैसला इस बैठक में लिया गया। वहीं बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन, रमन सिंह मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए हैं। तो आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने एक अहम बैठक ली है, जिसमें विधायकों को कोरोना इलाज की व्यवस्था के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। इसी के साथ विधायकों को 1-1 महीने का वेतन देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही विधायक निधि से 25-25 लाख रुपए देने का फैसला इस बैठक में लिया गया। बता दें कि इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन, रमन सिंह रहे मौजूद। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। तो बीजेपी की ये वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में तमाम विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। किस तरह से कोरोना की रोकथाम में बीजेपी सहयोग करेगी, किस तरह से समस्त व्यवस्थाएं करनी है, इनको लेकर एक अहम बैठक आज थी, जिसमें विधायकों के 1-1 महीने के वेतन की मदद की बात कही गई है। तो इसके साथ ही विधायक निधि से 25-25 लाख रुपए निधि में देने का फैसला भी लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक अहम बैठक आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ली। इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले हुए हैं? देखिए, प्रदेश प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज प्रदेश के पदाधिकारियों की, भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों की, वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश रमन सिंह जी थे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक थे और तमाम जितने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय थे, तमाम जितने बड़े नेता थे। उसमें यह तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो अपने 1 माह का वेतन जिला के सरकारी कोष, अपने जो इस इलाके के विधायक हैं उसके जिला सरकारी कोष में जमा करेंगे और अपनी विधायक नीति से 25-25 लाख रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के इलाज के लिए जो व्यवस्था है उसमें खर्च करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और निर्णय लिया है कि 28 अप्रैल को जिला मुख्यालय में इसको लगा 24 अप्रैल को कार्यकर्ता जो है अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर काम करे। जो कोरोना को लेकर उनका ये आरोप है कि राज्य सरकार उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसको ठीक से करने के लिए सरकार को जगाने के उद्देश्य से 24 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो अपने अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने में बैठेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई थी, वर्चुअली बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने बैठक ली थी, जिसमें सह प्रभारी नितिन नवीन भी थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक 1 महीने की तनख्वाह जिला कार्यालय में जमा करेंगे और 30-30 लाख 25-25 लाख रुपए वो अपने विधायक निधि से देंगे, जो कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए उस निधि से खर्च किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर राजेश, ये वक्त ऐसा है, ये संकट काल ऐसा है कि छोटी से छोटी मदद भी बहुत ही सहयोग करती है और ऐसे में बीजेपी का फैसला निश्चित तौर पर सराहनीय है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, लॉकडाउन से जुड़ा एक अहम फैसला, एक अहम खबर आपको इस वक्त बता दे। रायपुर से लॉकडाउन में अब
फल और सब्जी मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडर कॉलोनी और मोहल्लों में सब्जी बेच सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान पीडीएस दुकानों में भी राशन मिल सकेगा। राशन कार्ड धारकों को टोकन पर राशन दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड धारकों को मास्क पहनना जरूर अनिवार्य किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला, लॉकडाउन में एक राहत भरी खबर। निश्चित तौर पर बता दें कि अब लॉकडाउन में फल और सब्जी मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स कॉलोनी और मोहल्लों में जाकर सब्जी और फल बेच सकेंगे। तो लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच ये अहम फैसला, अहम राहत दी गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जनता के लिए एक राहत भरी खबर, क्योंकि 10 दिन के इस लॉकडाउन में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब्जी और फल की किल्लत से जरूर जनता जूझ रही थी। बिल्कुल, देखिए 9 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में अभी 19 तारीख तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में लोगों के पास अब फल और सब्जी की कमी देखने को मिलने लगी है। इसलिए इससे राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, जहां जहां पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उन जगहों पर जो है ये व्यवस्थाएं की जाए कि फल और सब्जी जो है स्ट्रीट वेंडर जो है बेच सकें। गली और मोहल्लों में बाजार नहीं लगेंगे। ये स्पष्ट जो है हमारे दर्शक अगर हमें सुन रहे होंगे तो समझा जा सकता है कि बाजार नहीं लगेंगी सब्जी की वजह, लेकिन जो गली और मोहल्लों में जो स्ट्रीट वेंडर जो ठेले में बेचते हैं वो जो है बेच सकेंगे। दरअसल इसके पीछे एक दिक्कत यह भी है रचना यहाँ पर कि किसानों के सब्जी और फल नहीं बिक पा रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को भी नुकसान हो रहा है, वहीं आम जनों को भी काफी परेशानी हो रही है। अच्छा सौरभ, इसमें एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि जो ये छूट दी गई है, तो क्या वेंडर्स के लिए एक समय तय किया गया है या सारा दिन वो लोग गलियों पे बेच सकेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बेच सकेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने और हमारे ये दर्शक जानना भी चाहेंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टरों को, और कलेक्टर्स अब जो है इस पर जो है टाइम निर्धारित करेंगे कि कौन से समय जो है स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल बेच सकेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अभी केवल दूध की डेयरी की दुकानें खुली हुई है, तो उसकी भी दो टाइम है, सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो ऐसे में अब देखना होगा कि रायपुर की बात करें तो रायपुर कलेक्टर जो है कौन सा समय जो है यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को देंगे। और इस दौरान जो है साफ तौर पर ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। निश्चित तौर पर एक राहत मिली है और इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन तो मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी जनता की खुद की बन जाती है। लेकिन सौरभ, यहाँ पर एक और जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पीडीएस दुकानों को भी खुलने की अनुमति है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता के लिए क्या राशन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है? सौरभ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है 20 से ज्यादा जिलों में है। ऐसे में जो है लोग अपना राशन नहीं खरीद पा रहे हैं और अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं पीडीएस के ही भरोसे ज्यादा है। राशन कार्ड जो है 60 लाख से ज्यादा है बीपीएल और एपीएल के, और अमूमन जो है औसतन ये देखा जाता है कि जो पीडीएस से जो राशन मिलता है वो प्रति माह के दूसरे हफ्ते में मिलता है, और दूसरे हफ्ते में ही अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आज खाद्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो है जो राशन कार्डधारी है उनका चिन्हांकन जो है टोकन के आधार पर होगा। जैसे कि अगर कोई गांव है तो गांव के आधार पर होगा या वार्ड या मोहल्लों के आधार पर होगा। एक साथ लोग जो है अपना राशन लेने नहीं जा सकेंगे। स्पष्ट तौर पर उसमें कहा गया है कि या तो ग्राम के आधार पर या मोहल्ले के आधार पर या वार्ड के आधार पर ही जो है लोग जाएंगे। नहीं तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है एक ही समय में जाते हैं, तो इस दौरान कोरोना संक्रमण फैलने का काफी डर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने लोगों की समस्या को समझी है और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि लोग जो है राशन पीडीएस की दुकानों से खरीद सकेंगे। जी सौरभ, एक अहम जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला सरकार ने दिया, ये जो राहत दी है, ये लागू कब से होगी? क्या कल से ही लोगों को गलियों में सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। संभव है कि अभी कुछ देर बाद जो है सभी कलेक्टर्स जो है अपने अपने जिलों में ये ऑर्डर निकालें कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है ठेले में जो सब्जी और फल बेचने वाले दुकानदार हैं वो कब जो है उनको टाइम निर्धारण करते हैं। और संभव है कि रायपुर की अगर बात करें तो कुछ देर बाद कलेक्टर यहाँ जारी कर दे और अन्य जिलों में भी जो स्थिति है वहाँ के भी कलेक्टर ये जारी कर दे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही कि फल
फल और सब्जी जो है एक टाइम को ही दिया जाएगा। जैसे हम कभी देख रहे हैं कि दूध के लिए 2 वक्त दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सब्जी और फल के लिए केवल एक समय ही दिया जाएगा, चूंकि इतनी भी कमी नहीं है लोगों के पास फल और सब्जी की। निश्चित तौर पर सौरभ, और मुझे लगता है कि अगर एक वक्त के लिए भी इस तरह की छूट दे दी जाए या स्ट्रीट वेंडर्स को अनुमति दे दी जाए तो निश्चित तौर पर जो किल्लत एक सब्जियों की खास तौर पर समझ में आ रही थी वो कहीं ना कहीं जरूर दूर होगी और एक राहत जनता को मिलेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट लॉकडाउन से जुड़ा हुआ कि अब ये आदेश दे दिया गया है कि फल और सब्जी लॉकडाउन में भी मिलेंगे। हालांकि इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स ही कॉलोनी और मोहल्लों में जाकर सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडियां नहीं लगेंगी, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, गलियों में ही आपके पास स्ट्रीट वेंडर्स ये सब्जी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों को खोलने की अनुमति भी अब दे दी गई है, यानी कि राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में आज कोवैक्सीन की 2 लाख और कोविशील्ड की 4 लाख डोज पहुंच चुकी है। इसमें अब उम्मीद की जा रही है कि सभी जिलों में वैक्सीनेशन की गति में अब तेजी आएगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप शुक्रवार सुबह हैदराबाद से इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंची। वहीं इसके बाद सुबह 11:50 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई से दूसरी खेप पहुंची है। बता दें कि गुरुवार को कोविशील्ड की 2 लाख डोज और पहुंची थी। इस प्रकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड की खेप पहुंच जाने से अब टीकाकरण की रफ्तार जरूर बढ़ेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राज्य सरकार ने यह तय किया था कि लॉकडाउन लगाने के साथ साथ सरकार वैक्सीनेशन पर भी विशेष जोर देगी। इसी के तहत राज्य टीकाकरण अधिकारियों ने जिलों को शुरुआत में 1.5 लाख और फिर 3 लाख तक रोजाना वैक्सीनेशन का टारगेट दिया था, जिसके बदले गुरुवार को प्रदेश में 4 लाख से अधिक लोगों का कोरोना का टीकाकरण किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आंकड़ा था। छत्तीसगढ़ प्रशासन हर दिन दावा कर रहा है कि रेमडेसिविर की सप्लाई लगातार जारी है और उसकी कोई कमी नहीं है। इंजेक्शन सीधे अस्पतालों से मरीजों को दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सरकारी हो या निजी अस्पताल, मरीज को समय पर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मरीज के परिजन शहर की सड़कों पर पर्चा लिए दवाइयां ढूंढ रहे हैं, जबकि कारोबारियों का दावा है कि रायपुर में इंजेक्शन के 40,000 वायल उतरे हैं। मरीज के परेशान परिजनों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश में खासकर रायपुर में रेमडेसिविर जो लगातार जिसकी मांग उठ रही है कोरोना के इलाज के लिए, उसकी आपूर्ति लगातार की जा रही है। लेकिन सरकार जो दावा कर रही है उसका जवाब हम बता रहे हैं और सरकारी अस्पताल के बाहर सरकारी दुकान में आपको उसका जवाब दिखा रहे हैं। देखिए ये पोस्टर जो है सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। रेमडेसिविर के लिए पूछताछ ना करें, अभी उपलब्ध नहीं है। ये पोस्टर अपने आप में जवाब दे रहा है सरकारी व्यवस्था का। काफी लोग हैं यहाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनसे ही पूछ रहे हैं आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कारण है? हमें भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है लगना है मरीज को, उसके लिए खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं और 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। क्या बोला जाता है आप लोग को? ये बोला जाता है कि अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेमडेसिविर की जब शॉर्टेज हुई थी हमने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था कि 900 रुपए का ऑपरेशन 16,000 रुपए में बिक रहा है। उसके बाद सरकार ने अलॉटमेंट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। निजी अस्पतालों को सीधे जो है और सरकारी अस्पतालों को सरकार दवाई अलॉट करने लग गई, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं आ पाया है। और भी लोग यहाँ पर आप क्या किस लिए पहुंचे, कितने दिन से परेशान है? मैं 3 दिन से परेशान हूँ। तीन दिन से लाइन लग रहा हूँ, मेरे को दवाई नहीं मिल पा, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग बोलते हैं कि अब यहाँ नहीं मिलेगा, वार्ड में मिलेगा। वार्ड में बोलते हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा, मेडिकल में मिलेगा। बस ऐसे घुमा रहे हैं। देखिए जब सरकारी अस्पतालों का ये हाल है तो निजी अस्पतालों में क्या चल रहा होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तस्वीरें हमने दिखाई है कि 900,000 रुपए का इंजेक्शन कैसे 16,000, 20,000 में बेचा जा रहा है। तो आंख खोलने वाली तस्वीर है। उम्मीद है कि जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो शायद उनकी आंखें खुलेंगी और वो दर्द समझेंगे परिजनों का और शायद इस दवा को लेकर कुछ कारगर उपाय निकाल पाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। वैक्सीनेशन में अनियमितता बरतने के आरोप में सरगुजा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने माता राजमोहिनी हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। निजी अस्पताल पर आरोप है कि शासन प्रशासन के बिना किसी आदेश के निजी अस्पताल ने 35 साल के लोगों को कोरोना टीका लगा दिया। इसके साथ ही संचालक ने इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में भी किया। इसे महामारी अधिनियम के साथ ही IT एक्ट का मामला बताते हुए CMHO ने निजी अस्पताल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। वहीं निजी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि निगम के अधिकारियों के मौखिक आदेश पर करीब 30 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके पीछे किसी तरह की अनियमितता की कोई मंशा नहीं थी और न ही शासन प्रशासन के आदेश की कोई अवहेलना करना था।
फेसबुक में कोई एक भ्रामक प्रचार किया गया कि 35 साल के कम उम्र वालों का टीकाकरण चालू हो गया है, जो कि राज्य शासन के निर्देश ऐसे हैं करके जैसे ही पता चला उसको तत्काल बंद कराया गया है। को तत्काल नर्सिंग होम एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया है। जो तत्काल उनको अगर जवाब संतोषप्रद नहीं आने पर आगे की भी कार्रवाई की जाए। अपने संस्था के भी किसी फेसबुक में नहीं किया था, सिर्फ अपने निजी व्हाट्सएप स्टेटस में उसे लगाया था और जैसे ही हमें आभास हुआ कि अभी तक लिखित आदेश नहीं हुआ है, हमने तत्काल उस पोस्ट को अपने स्टेटस से हटा भी दिया। कोरोना की दूसरी लहर का असर लॉकडाउन किए जाने के बाद भी कम नहीं हो रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 13 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन किया गया है, जो 23 अप्रैल तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के पीछे का बड़ा कारण ये था कि सरगुजा में बीते 15 दिन के भीतर 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे। ऐसे में लॉकडाउन लगातार कोरोना के संक्रमण की चैन तोड़ने की कोशिश की गई थी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 13 अप्रैल से अब तक सरगुजा में 700 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं गंभीर बात यह है कि इस संक्रमण से बुजुर्ग से लेकर युवा और बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ बढ़ते संक्रमित मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ ही आईसीयू और जनरल बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं निजी अस्पतालों में भी कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। अचानक से पिछले 15 दिनों में हमें 200 प्लस केसेस मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं हम रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग संभाग को हम देख ही रहे हैं कि वो उस लहर से कैसे जूझ रहा है। वक्त रहते हमने भी सारी तैयारियां पूर्ण की हैं। हमने 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार कर लिया है। बस्तर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज के नॉन कोविड मरीजों को महारानी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने आज महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया। नॉन कोविड मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 60 बेड कोविड मरीजों के लिए खाली हो जाएंगे। वहीं पहले फेज में मेडिसिन वार्ड के मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं सर्जरी और ऑर्थो वार्ड के मरीजों को दूसरे फेज में शिफ्ट करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने करी है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो महारानी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के 120 बेड को तीसरे फेज में कोविड वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था महारानी अस्पताल में की जा रही है। फिलहाल महारानी अस्पताल में 35 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था मौजूद है। रायपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने इंडोर स्टेडियम में 300 बिस्तरों का अस्थायी कोविड सेंटर शुरू किया है, ताकि जिन मरीजों में लक्षण हो वो घर में रहने की व्यवस्था ना हो तो वो स्थिति को देखते हुए उन्हें यहाँ भर्ती किया जा सके और अस्पतालों पर ज्यादा भार भी ना पड़े। यहाँ कम गंभीर मरीजों का अच्छा इलाज हो रहा है, वहीं बड़ी संख्या में मरीज यहाँ से ठीक भी हो रहे हैं। यहाँ 300 बिस्तरों में से 200 से ज्यादा बिस्तरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और ऑक्सीजन प्लांट भी से सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। वहीं रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 85 या फिर उससे अधिक है वो इस सेंटर में भर्ती हो सकते हैं। उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। सेंटर में धीरे धीरे व्यवस्था सुधारी भी जा रही है और जल्द ही इस सेंटर में सभी जरूरतें पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद यहाँ गंभीर मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था होगी। इंडोर में अभी तो यही नियम बना दिया गया है कि जिनका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 80 तक के है, 80, 85, 87 इस तरह का है, तो वो आसानी से उन लोगों को हम वहां पे एडमिशन ले रहे हैं और उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इंडोर स्टेडियम में 300 बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं और जल्द ही यहां पर गंभीर मरीजों का इलाज भी शुरू किया जाएगा। अब खबर कांकेर से, जहां कोविड-19 से लड़ाई में एक बार फिर गोयल ग्रुप द्वारा श्री बजरंग आयरन एंड माइंस ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है और कांकेर जिला प्रशासन को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का सहयोग दिया, ताकि कोविड-19 की इस लड़ाई में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रह सकें। गोयल ग्रुप ने संकट की इस घड़ी में कांकेर जिला प्रशासन का सहयोग कर एक सराहनीय काम किया। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने गोयल ग्रुप के इस कार्य को स्मरणीय बताया है और श्री बजरंग आयरन को धन्यवाद भी दिया। हमारे संस्थान द्वारा कोविड में की लड़ाई में कल अपने जिला प्रशासन को एक छोटा सा सहयोग देने के लिए आज 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर देने के लिए हम आए हुए हैं। संस्थान जो हमारा सामाजिक सरोकार को लेकर जो हमारी जागरूकता है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हैं